नमस्कार, मैं CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो बच्चों, स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक। इस बच्चों, आज का विषय इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ेंगे। और बच्चों, आज का पहला पाठ भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास भाग 1 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री पार्ट 1 हम सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, और बच्चों हम साथ में ही पाठ्यपुस्तक का परिचय भी कर लेंगे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों अगर इतिहास की बात करें, तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो, जिस बच्चों इतिहास शब्द इति धन ह धन आस द्वारा निर्मित है। बच्चों, इस शब्द का अर्थ ऐसा ही हुआ था, यानी बच्चों भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं। तो इतिहास का मतलब है बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही हुआ था। जिस बच्चों इतिहास की जांच परख होती है, इतिहास यूं ही नहीं लिखा जाता, इसके बारे में विस्तार से आप आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों इतिहास और नागरिक शास्त्र की कक्षा छठी की ये देखिए बच्चों आकर्षक पाठ्यपुस्तक का फ्रंट पेज, इस बच्चों जिसे मुख्य पृष्ठ कहते हैं, वो आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों तो ये है इतिहास और नागरिक शास्त्र छठी कक्षा का की जो पाठ्यपुस्तक है उसका इस बच्चों फ्रंट पेज है, मुख्य पृष्ठ है इस बच्चों। और अगर हम बात करें बच्चों आज यानी इस वर्ष आप जो सीखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, उसका जो इंडेक्स है, यस बच्चों अगर हम पॉइंटर की मदद से आपको बताएं तो आप देख सकते हैं। यस बच्चों, तो यहाँ पाठ का नाम दिया हुआ है, जैसे पहला पाठ है भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास। जिस बच्चों इस तरह से दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, ये है इंडेक्स जहां आप देख पा रहे हैं, राइट। तो ये है अनुक्रमणिका जो आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं इस भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास पार्ट 1 हम सीखने वाले हैं। बच्चों यहाँ पर अगर बात करें इस टेक्स्ट बुक के बारे में, यानी जिस पाठ्यपुस्तक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, एक तरफ घटक दिया हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, यस। और बच्चों यहाँ देखिए घटक दिया हुआ है इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, और सामने बच्चों दिया है क्या, आप देखिए तो दिया है यानी क्षमता का विकास, यानी इस पाठ को पढ़ने से आप सीख पाएंगे, यह है क्षमता विकास। तो जो क्षमता विकसित होने वाली है, तो इस तरह से घटक दिया हुआ है और उसके सामने क्षमता विकास दिया हुआ है। आइए बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। और बच्चों ये है देखिए जो पाठ्यपुस्तक का अगर हम मल पृष्ठ की बात करें यानी लास्ट पृष्ठ की बात करें बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मित व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे आप देख पा रहे हैं, जिस बच्चों नीचे दिया हुआ है देखिए इसका लोगो, और ये बच्चों देखिए पुस्तक का ये लास्ट पेज है, ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे हम बढ़ने वाले हैं। जिस बच्चों आज हम पढ़ेंगे भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। जिस बच्चों जिसमें इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं यानी ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, भारत की भौगोलिक विशेषताएं यानी ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और बच्चों आगे भारतीय उपमहाद्वीप, राइट। तो इस ये 3 जो उप शीर्षकों की बात करें बच्चों सब टाइटल्स हैं, जिसमें बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इस इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में आज हम देखने वाले हैं, तथा भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में भी कुछ चर्चा पार्ट 1 में करने वाले हैं, और बाकी हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। यस बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरुआत करेंगे इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं यानी ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इस बच्चों अगर हम बात करें कि मानव और उसके आसपास के परिसर के बीच किस प्रकार घनिष्ठ संबंध होता है, बच्चों ये हमने 5वीं कक्षा में विस्तार से देखा है। इस बच्चों आपको याद आ रहा होगा, कक्षा 5वीं में आपने विस्तार से इसे
पढ़ा हुआ है कि मानव और उसके आसपास के परिसर के बीच किस प्रकार किस घनिष्ठ संबंध होता है। ये हमने 5वीं कक्षा में विस्तार से पढ़ा है। आदि मानव के जीवन स्तर एवं तकनीकी विज्ञान में हुए परिवर्तन उसके परिसर में हुए परिवर्तनों से किस प्रकार संबंध थे, ये भी बच्चों हमने कक्षा 5वीं में अध्ययन कर लिया है। यस बच्चों, दाहिनी स्क्रीन पर आप बच्चों देख सकते हैं उससे संबंधित चित्र जो कि कक्षा 5वीं में आपने पढ़ा हुआ है। यस बच्चों, निश्चित रूप से ये चित्र आपसे इससे आप परिचित होंगे जो सामने चित्र दिखाई दे रहा है। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताओं की हम बात करें, ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें अश्मयुगीन संस्कृति से लेकर नदी तट की कृषि प्रधान संस्कृति तक की मानवीय संस्कृति की ऐतिहासिक यात्रा किस प्रकार संपन्न हुई, इसका हमने अवलोकन किया। यस बच्चों, आपको याद आ रहा होगा। यस बच्चों, अगर हम बात करें अश्मयुगीन संस्कृति से लेकर नदी तट की कृषि प्रधान संस्कृति तक की जो मानवीय संस्कृति की ऐतिहासिक यात्रा हमने बच्चों कक्षा 5वीं में विस्तार से देखा, उससे संबंधित चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यस, तो आप देखिए बच्चों, नदी घाटियों की नगरी संस्कृति आपको याद आ रहा होगा। चाहे हम हड़प्पा संस्कृति की बात करें मेसोपोटामिया की बात करें, इजिप्ट की बात करें, ये बच्चों आपको याद आ रहा होगा। कक्षा 5वीं में आपने इसे विस्तार से देखा हुआ है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताओं की बच्चों हम बात कर रहे हैं। मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। राइट बच्चों, तो इतिहास क्या होता है? मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं। इस बच्चों भूतकालीन का मतलब जो घटनाएं बीत चुकी हैं। और बच्चों अगर आपको याद हो, आप सोचिए तो इतिहास तो प्रतिपल बनता है। जो घटनाएं यानी जो कुछ हम अभी देख रहे हैं ये सब कुछ पल में ही इतिहास का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति कहाँ होती बच्चों? इतिहास में होती है। राइट, तो मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। राइट बच्चों, ध्यान रखना है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है वो ध्यान रखना है बच्चों। स्थान, काल, व्यक्ति और समाज इतिहास के 4 प्रमुख आधार स्तंभ अर्थात घटक हैं और इन 4 घटकों को छोड़कर इतिहास का लेखन करना संभव नहीं है। यानी बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इसमें स्थान, काल, व्यक्ति और समाज जो कि व्यक्तियों से ही बनता है। तो इस तरह से इन 4 घटकों को छोड़ करके यानी इतिहास लेखन की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो निश्चित रूप से इन जो 4 घटकों की हम बात कर रहे हैं जिन्हें प्रधानता के रूप में देखा ही जाता है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, तो अध्ययन कर रहे हैं इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इनमें से स्थान घटक का संबंध भूगोल अर्थात भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित है। जिस बच्चों जब हम स्थान की बात करते हैं तो ये घटक का संबंध भूगोल अर्थात भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित है। इतिहास और भूगोल के बीच अटूट संबंध है। इस बच्चों इतिहास और भूगोल के बीच में अटूट संबंध है और भौगोलिक परिस्थिति का इतिहास पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ये बच्चों जैसा कि स्थान विशेष की अगर हम बात करें किसी जैसे बच्चों जहाँ भी कोई भी स्थान को अगर हम लेते हैं राइट, तो उस स्थान पर जब आप भ्रमण करते हैं तो अब अगर भूगोल के दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो वहाँ का परिसर कैसा है, जलवायु कैसी है, यानी अगर हम तापमान की बात करें, वर्षा की बात करें और वो उसका जो यूँ कहें कि उस जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, किस प्रकार का क्षेत्र है। और बच्चों जब ये सब बात आती है तो वहाँ पर जो भी अगर हम बात करें, अगर पर्वतों की बात करें या हम पठारों की बात करें तो अब बात आती है उनके निर्माण की बात आती है तो फिर बच्चों वहाँ पर आ जाता है इतिहास कि आखिर में इनका निर्माण कब हुआ होगा। राइट, तो ये ढेर सारी चीज़ें, तो इसीलिए इतिहास और भूगोल के अगर संबंधों की बात करें तो उसमें अटूट संबंध की बात कही गई है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताओं की बात कर रहे हैं। राइट, तो बच्चों जहां हम रहते हैं उस परिसर की भौगोलिक विशेषताओं पर हमारी खान पान, वेशभूषा, मकानों की बनावट,
व्यवसाय आदि बातें अधिकांश रूप पे निर्भर करती है। इस बच्चों हमारा सामाजिक जीवन भी इन्हीं विशेषताओं पर निर्भर रहता है। राइट, तो बच्चों जैसे यहाँ बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र है यस। तो यहाँ पर देखिए घरों की प्रकृति की बात करें, यानी घर किस प्रकार से बनाए गए हैं, राइट, तो उसी प्रकार से घर भी बनाए। यहाँ पर देखिए जो बस्ती है, देख सकते हैं बच्चों, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, यहाँ बस्ती जो आपको दिखाई दे रही है। राइट, तो जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन मैदानी प्रदेशों में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक परिश्रम भरा होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम सड़कों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में सड़क के बनाना कितना मुश्किल काम होता है, कितना कठिन कार्य होता है। राइट, तो आप देख सकते हैं इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों का जीवन है मैदानी लोगों की तुलना, जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं यस, तो पर्वतीय क्षेत्रों का जो जीवन होता है वो काफी परिश्रम से भरा हुआ होता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में खेती की उपजाऊ भूमि बहुत कम उपलब्ध होती है। अब देख सकते हैं बच्चों, ऐसे में जहाँ पर अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो आप अगर खेती की बात करें तो खेती के लिए जो उपजाऊ भूमि होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। राइट, तो जबकि मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी प्रदेश में उपजाऊ भूमि अधिक मात्रा में पाई जाती है। राइट, तो ये हमें ध्यान देना है। तो बच्चों इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम स्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न और साग सब्जियां कम मात्रा में पाई जाती हैं और इसकी तुलना में ये खाद्यान्न मैदानी प्रदेश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है बच्चों? उनको खान पान पर भी पड़ता है। और इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अन्न के लिए शिकार और जंगल में इकट्ठे किए गए पदार्थों पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना होता है। और जबकि मैदानी प्रदेश के लोगों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों से कहीं भिन्न होता है, अलग होता है। राइट, तो ये बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों हम आगे बढ़ लेते हैं। तो इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड कोर्स ऑफ हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जलवायु, वर्षा, खेती की उपज, वनस्पतियां और प्राणियों में पाए जाने वाली विविधता आदि बातें हमारे जीवन के साधन होती है। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जब हम अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ आपको देखिए मैदानी क्षेत्र दिखाए गए। तो मैदानी क्षेत्र में जहाँ पर जो भूमि होती है उपजाऊ होती है, ये आपने देखा। और अगर एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करें, क्रॉप्स की बात करें, फसलों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। और ये रहने के लिए जो घरों की बात करें या सड़कों की बात करें यानी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो काफ़ी सुविधाजनक होता है मैदानी क्षेत्र में। राइट, तो उन्हीं के आधार पर उस प्रदेश की जीवन प्रणाली और संस्कृति विकसित होती रहती है। तो जहाँ जीवन यापन के साधन विपुल मात्रा में होते हैं वहाँ मानवीय समाज दीर्घकाल तक अपनी बस्ती बनाकर रहता है। इस बच्चों तो आपको याद होगा, अगर नदी घाटी की नगरी संस्कृति की बात करें तो नदियों के किनारे, चूंकि नदियों के किनारे बच्चों नदियों के किनारे की जो जमीन होती है जिस बच्चों वो काफ़ी उपजाऊ होती है और उसमें फसलें अच्छी होती हैं। और यही कारण है कि नदी के किनारे जो है, जिससे अगर एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करें बच्चों, तो वो अच्छी होती है। और इसीलिए नदियों के किनारे अगर सेटलमेंट की बात करें, आवास की बात करें, तो लोग आवास बना करके, स्थायी आवास बना करके और वहाँ रहा करते हैं और खेती बाड़ी किया करते हैं। राइट, अपना जीवन यापन किया करते हैं। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो अगर बच्चों यूँ कहें कि कालांतर में इन बस्तियों का रूपांतरण ग्रामों और नगरों में हो जाता है। धीरे धीरे बस्तियां बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे फिर ग्राम और नगरों में धीरे धीरे ये रूपांतरण होता जाता है। पर्यावरण का ह्रास, आगे चल करके पर्यावरण का ह्रास होता है। जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है? पर्यावरण का ह्रास होता है, पेड़ों की कटाई होती है, तरह तरह की समस्याएं होती है। इसके कारण अकाल और बच्चों आक्रमण अथवा अन्य कारणों से जीवन के साधनों का अभाव अनुभव होता है। तो लोग गांव छोड़कर जाने को बाध्य हो जाते हैं। बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ऐसी स्थिति बनती है, आप देख सकते हैं जहां पर खेतों में आप देखिए बड़े बड़े दर्रे जो क्रैक से आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसे में खेती क्या होगी, फसलें कहाँ होगी जब बड़े पैमाने पर अकाल पड़ता है? तो ऐसे में कहाँ खेती हो पाएगी? तो निश्चित रूप में ऐसे में लोगों का जीवन दुभर हो जाता है, तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लोग गांव छोड़ करके जाने को बाध्य हो जाते हैं, पशुओं को चारा नहीं मिलता है। इस तरह से कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। गांव बस्तियां नगर उजड़ जाते हैं,
इतिहास में ऐसी अनेक घटनाओं का घटित होना दिखाई देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इतिहास और भूगोल के बीच अटूट संबंध होता है। राइट, तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों भारत की भौगोलिक विशेषताओं की हम बात करेंगे। इस बच्चों भारत की भौगोलिक विशेष ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, हमारे भारत देश का विस्तार बहुत विशाल है। इस बच्चों उसकी उत्तर दिशा में हिमालय, इस बच्चों अगर हिमालय की बात करें तो आप देख सकते हैं हिमालय करीब 2400 किलोमीटर लगभग। देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए तलवार की भांत जो है, ये अगर देखें बच्चों तो पूरा हिमालय ये लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास। तो उत्तर दिशा में जिस, और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में आप देख सकते हैं। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी की बात करें बच्चों तो यहाँ पर आप बंगाल की खाड़ी आप देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल। और पश्चिम दिशा में अगर बात करें बच्चों तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है अरबियन सी, जिस आप देख पा रहे हैं अरब सागर। और बच्चों यहाँ देखिए नीचे की ओर दक्षिण की ओर देखें तो आपको इंडियन सी अर्थात हिंद महासागर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें बच्चों भारत के अंडमान निकोबार, इस बच्चों तो अंडमान निकोबार आप देखिए यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है। इस नीचे दाहिनी ओर देखिए बच्चों सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई दे रहा है। वहीं बच्चों बाईं ओर आप देखिए बच्चों मुख्य भूमि के बाईं ओर तो आपको लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है। इस तरह से अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को छोड़कर शेष भूप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से अखंडित है। राइट, तो ये बच्चों ध्यान रखना है आपको, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम भारत की भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। राइट, तो बच्चों इसे आपको ध्यान देना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। भारत की भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन हम कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते समय हमें इस भूप्रदेश को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसी भूप्रदेश का उल्लेख हम प्राचीन भारत के रूप में करने वाले हैं। राइट, तो बच्चों ध्यान रखिए, जिस बच्चों पाठ की शुरुआत हो रही है और बच्चों जब बात आती है इस भूप्रदेश की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस भूप्रदेश का उल्लेख बार बार होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसी भूप्रदेश का उल्लेख हम प्राचीन भारत के रूप में करने वाले हैं। राइट बच्चों, ध्यान रखना है आपको, और आगे हम आपको बताएंगे इसी संदर्भ में। तो बच्चों देखिए पाकिस्तान, ये बच्चों देखिए आपको जो ये दिखाई दे रहा है पश्चिम में भारत के, आप देखिए इस उत्तर पश्चिम के कोने में आप देखिए तो आपको पाकिस्तान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यस, और बच्चों अगर पूर्व की ओर बात करें तो यहाँ आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। राइट, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जिस भारत के पश्चिमोत्तर यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें बच्चों तो वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश ईस्वी सन 1947 के पूर्व प्राचीन भारत के अंग थे। राइट, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश 1947 के पूर्व, जिस बच्चों जब संयुक्त भारत था, राइट, तो ये उसके हिस्सा थे पाकिस्तान और बांग्लादेश। राइट बच्चों, आपको ध्यान रखना है 1947 के पूर्व, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए बच्चों हम और आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की भौगोलिक विशेषताओं की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करें। भारतीय इतिहास की विकास प्रक्रिया का विचार करें तो निम्न 6 भूप्रदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राइट, तो बच्चों चलिए ध्यान से देखिए वो 6 प्रदेश कौन कौन से हैं। इस बच्चों पहला है हिमालय, दूसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है दक्कन का पठार, पांचवा है समुद्री तटों के प्रदेश और छठवां है समुद्र में स्थित द्वीप। राइट, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है और बच्चों इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। राइट, तो बच्चों आज हम जो पढ़ेंगे पार्ट 1 में हम हिमालय के बारे में आज देखने वाले हैं। राइट, दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, जब हिमालय की बात करते हैं तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से ये देखने वाले हैं। और बाकी बच्चों यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश से लेकर के आगे इसे हम पार्ट 2 में यानी अगले पार्ट में देखेंगे। राइट, तो चलिए हम हिमालय की ओर बढ़ते हैं। इस बच्चों हिमालय की अगर बात करें तो हिंदकुश और हिमालय पर्वत के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर। राइट, तो हिंदकुश की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर हिंदकुश आप देख सकते हैं। तो हिंदकुश और हिमालय ये
तो हिंदकुश और जब हिमालय की बात कर रहे हैं तो हिंदकुश और हिमालय पर्वत के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर दिशा में मानो एक अभेद्य दीवार सी खड़ी हुई है। राइट, तो आओ ध्यान रखना है बच्चों, जब अभेद्य दीवार की बात करते हैं, राइट, तो हिमालय जो है बिल्कुल हमारे देश के लिए एक अभेद्य दीवार के रूप में है। राइट, इसे हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। इस दीवार के कारण भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया के मरुस्थल से अलग हो गया है। राइट, परंतु हिमालय पर्वत के खैबर और बोलन दर्रे में से एक व्यापारिक सड़क जाती है। तो चलिए बच्चों, मध्य एशिया से तो ये हमारा देश जो है कह सकते हैं हिमालय जो कि एक अभेद्य दीवार के रूप में है। राइट, तो ये अलग हो गया है। लेकिन बच्चों हिमालय पर्वत के खैबर और बोलन दर्रे की अगर बात करें, राइट, तो चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर आप देखिए जिस खैबर पास की बात कर रहे हैं, खैबर दर्रे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों। यस, तो इस तरह से ये दर्रे से व्यापारिक सड़क जाती है। और बच्चों यह सड़क मध्य एशिया से गुजरने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग से जोड़ी गई थी। राइट, इसे हमें ध्यान रखना। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चों हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो चीन से निकलकर मध्य एशिया से होकर, इस चीन से निकलकर एवं मध्य एशिया होकर अरब प्रदेश तक पहुंचने वाला यह व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग के रूप में जाना जाता है। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीन से निकलकर, यहाँ पर आप देखिए चाइना की अगर हम बात करें, चीन की बात करें तो चीन से निकलकर जिस बच्चों मध्य एशिया से होकर अरब प्रदेश तक पहुंचने वाला ये जो व्यापारिक मार्ग है, इस बच्चों इसे कहा जाता है रेशम। तो ध्यान से देखिए बच्चों, रेशम मार्ग के रूप में जाना जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस मार्ग द्वारा पश्चिम देशों में भेजे जाने वाले माल में रेशम मुख्य वस्तु, प्रमुख वस्तु। इन्हीं दर्रों में से आने वाले मार्ग से अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने प्राचीन भारत में प्रवेश किया। अनेक विदेशी यात्री भी इसी मार्ग द्वारा आए थे। इस बच्चों हम रेशम के मार्ग की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ लेते हैं। राइट, तो चलिए बच्चों पार्ट 1 हम यहीं तक देखेंगे। पार्ट 2 में हम आएंगे तो बच्चों बाकी शेष हिस्सा पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अभ्यास कर लेते हैं। तो सामने देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए। तो पहला कथन बच्चों, स्थान, काल, व्यक्ति और समाज इतिहास के 4 प्रमुख आधार स्तंभ अर्थात घटक है। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, मुझे लगता है कि आपको याद आ रहा होगा। स्थान, काल, व्यक्ति और समाज इतिहास के 4 प्रमुख आधार स्तंभ अर्थात घटक है। जिस बच्चों फिर से देख लीजिए एक बार, ये स्थान, काल, व्यक्ति और समाज, तो क्या ये इतिहास के प्रमुख आधार स्तंभ हैं? तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली करिए। आपने उत्तर दे दिया होगा यस, तो बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो इसे सत्य करके लिखिए। तो बच्चों वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश ईस्वी सन 1847 के पूर्व प्राचीन भारत के अंग थे। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश ईस्वी सन 1847 के पूर्व प्राचीन भारत के अंग थे। तो क्या ये कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, यहाँ लिखा है ईस्वी सन 1847 के पूर्व प्राचीन भारत के अंग थे। तो क्या 1847 ये सही है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। तो बच्चों आपने उत्तर दिया है तो अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। तो ऊपर लिखा है बच्चों यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए, यानी इसमें असत्य क्या है उसे आपको सत्य करके लिख देना है। तो चलिए बच्चों उसे सत्य किस तरह से करेंगे? उसे सत्य इस तरह से करेंगे। वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश ईस्वी सन 1947 के पूर्व प्राचीन भारत के अंग थे। ये जो 1847 लिखा हुआ बच्चों ये असत्य है, इसकी जगह आपको बदल करके लिखना है 1947। यस बच्चों आपको याद होगा, यस बच्चों हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। यस बच्चों, तो
यस बच्चों, वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश ईस्वी सन 1947 के पूर्व प्राचीन भारत के अंग थे। यस बच्चों, यहाँ पर इस तरह से जो असत्य कथन है उसको सत्य करके लिख देना है। ऊपर का जो कथन असत्य है उसे सत्य करके नीचे देखिए लिखा गया है और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। राइट। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपको एक सूचना देना चाहेंगे बच्चों। इस वर्ष इस बच्चों चैनल की अगर हम बात करें तो आपको जो चैनल VTC, यस बच्चों, तो बच्चों VTC हिंदी माध्यम की अगर बच्चों स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं BMC VTC हिंदी, तो बच्चों ये देखिए आपको एक नया चैनल दिखाई दे रहा है। इस बच्चों BMC VTC हिंदी, तो बच्चों इस वर्ष आपको यस बच्चों जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं BMC VTC हिंदी जो आपको दिखाई दे रहा है, यस बच्चों आपको यहाँ पर सभी विषयों के कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक सभी विषयों के वीडियो मिलने वाले हैं। हिंदी माध्यम की हम बात करें बच्चों, तो बच्चों आप किस तरह से पहुंचेंगे? गूगल में अगर आप लिखते हैं बच्चों BMC VTC हिंदी, इसके द्वारा भी आप पहुंच सकते हैं। और बच्चों इस तरह से अगर आप लिखते हैं BMC VTC हिंदी तो आप यहाँ अर्थात इस चैनल तक पहुंच सकते हैं। यस बच्चों, अगर हम आपको दिखाएं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। देखिए B यहाँ लिखा हुआ है VTC हिंदी बृहन मुंबई महानगर पालिका। बच्चों आप अपनी क्लास में कैसे पहुंचेंगे? जैसे मान लीजिए बच्चों आप कक्षा 10वीं के हैं तो आप क्या करेंगे? यस बच्चों, BMC VTC हिंदी का चैनल जैसे ही आप खोलेंगे तो बच्चों आपको यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पर यस बच्चों जैसे ही प्ले लिस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अगर कक्षा 10वीं में है तो कक्षा 10वीं, यस बच्चों, इसके बाद जो भी विषय के आपको वीडियो देखने हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह इसी प्लेलिस्ट में बच्चों कक्षा पहली से लेकर के 10वीं तक हर कक्षा के वीडियो हर विषय के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप जा सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों, यस यहाँ पर बच्चों जब आप वीडियो जो देख रहे हैं बच्चों वहां पर आप देखिए जो टाइटल लिखा रहता है, इस बच्चों उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा और कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो कुछ बच्चों वीडियो में आपने देखा सीखा पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रहेंगे, उसके उत्तर आपको बच्चों दे देने हैं। और इसके साथ ही बच्चों आपको यस बच्चों वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक, ये जो आप देख पा रहे हैं ये लिंक आपको, ये गूगल फॉर्म की लिंक है, ये जो लिंक आप देख पा रहे हैं वहां पर मिलेगी। और बच्चों इस लिंक को जैसे ही टच करेंगे तैसे ही आपको इस तरह का प्रश्न, कुछ प्रश्न आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी आपसे संबंधित, जैसे बच्चों आपका नाम, आपकी पाठशाला का नाम, जिस बच्चों इससे संबंधित कुछ प्रश्न है और बच्चों उन्हें आप आसानी से दे सकते हैं। और बच्चों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद जिस बच्चों प्रश्नों का उत्तर आप जैसे हाँ नहीं में या जैसा भी आपको लगता है तो बच्चों आपको टिक करना है, क्लिक करना है। इस बच्चों उस गोल में जो भी आपको लगता है उसमें से कोई एक और कुछ और सुझाव देना चाहते हैं बाद में आप लास्ट में सबमिट कर दीजिए उसको बच्चों। इस तरह से बच्चों आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपने भरी हैं वो सबमिट हो जाएंगी। यस बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों विस्तार से जानने के लिए बच्चों आप इस BTC हिंदी चैनल पर बच्चों आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप विस्तार से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।